हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में वे सभी अभ्यर्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस चैनल के माध्यम से जनरल साइंस और बायोलॉजी का बहुत ही शानदार कंटेंट डाटा आपके सामने रखा जाता है जो हर एक एग्ज़ाम में दर्शन दे जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल के साथ में जुड़िएगा और अपनी प्रिपरेशन कितनी है, आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए कितनी तैयारी की आवश्यकता होती है, आप कहाँ तक पहुँच गए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए डेली 7 बजे शाम को डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज चलती है, जिसको ज्वाइन करके आप अपना पता कर सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपको और अधिक करनी है। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल के ऊपर। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, धमाकेदार, मसालेदार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 12th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का अंतिम पोर्शन है, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया है। ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा 2 एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर दिए गए हैं और इनके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। परजीवी प्रजाति के फल होते हैं, परजीवी प्रजाति के बीज होते हैं, परजीवी प्रजाति के बीज होते हैं, परपोषी प्रजाति के बीज होते हैं, परपोषी प्रजाति के फल होते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा? बच्चों, ये कमेंट में बताना कि ये नाम आज से पहले आपने सुने हैं क्या। यदि नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, याद रखना ये परजीवी प्रजाति के फल होते हैं। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा क्या होते हैं? एक प्रकार के यानी परजीवी प्रजाति के फल माने जाते हैं। इसी कड़ी में मैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से 2 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति क्या कहलाती है? जब एक बीज में एक भ्रूण होता है, एक एम्ब्रियोनिक कहलाता है। अब आपको पूछ रहा है कि एक से ज़्यादा हो तो उसको किसके नाम से जानते हैं? अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं, अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं, असंग जनन के नाम से जानते हैं, बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। बिल्कुल आपको सोचने और आंसर देने का जो टाइम रहेगा आपके पास में वो 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इनके बीच में आपको सोचना भी है और आंसर भी देना है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ पहुँच गए होंगे। 4 नंबर ऑप्शन अपना 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। यानी जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होता है बच्चों, तो उसको किसके नाम से जानते हैं? बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब देखो बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। और 3 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हृदय पेशियों में दर्द उत्पन्न होना कहलाता है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हृदय पेशियों में दर्द उत्पन्न होना क्या कहलाता है? एंजिना कोर्डियस कहलाता है, एंजिना पेरिकोर्डियस कहलाता है, एंजिना पेक्टोरिस कहलाता है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार, धमाकेदार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे तो हर प्रकार की एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे। बिल्कुल। हृदय पेशियों में दर्द उत्पन्न होना, हाँ, तो ध्यान रखना इसका 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एंजिना पेक्टोरिस जो होता है ये क्या होता है? हृदय पेशियों में जब कई बार दर्द उत्पन्न होता है तो ये अवस्था आती है। अब देखो बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। मनुष्य की मृत्यु के बाद 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा ठीक बैठता है उसके बारे में बात करनी है आपको। धमनियां तथा शिराएं दोनों ही रुधिर से भरी रहती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद की बात कर रहा है अगला, कह रहा है कि धमनी तथा शिराएं दोनों ही रुधिर से भरी होती हैं। धमनियों व शिराओं में रुधिर नहीं होता है। धमनियों में रुधिर होता है लेकिन शिराएं खाली होती हैं। 4 नंबर ऑप्शन कहता है बच्चों, शिराओं में रुधिर होता है लेकिन धमनियां खाली होती हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। एकदम जो सटीक बैठने वाला ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। 5 से 10 सेकंड का जो समय है, समय सीमा है अपनी, वो आपके लिए शुरू है। अब से ज्वाइन करो, फटाफट दीजिए आंसर। बिल्कुल। तो बच्चों याद रखना, शिराओं में रुधिर होता लेकिन धमनियां खाली हो जाती हैं। ऐसा क्या कारण होता है? तो देखो आपने पढ़ा होगा कि धमनी और शिरा में जब बिटवीन डिफरेंस पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि शिरा के अंदर जगह जगह वाल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। जगह जगह क्या पाए जाते हैं? वाल्व या कपाट पाए जाते हैं, जिसके कारण से मृत्यु के बाद में भी इनके अंदर रक्त भरा रहता है।
बिल्कुल। चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, बिना निषेचन के बीज या भ्रूण को विकसित करना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन तो हमने ये पढ़ा था कि बिना निषेचन के फल को विकसित करना, तो उसका करेक्ट आंसर तो हमने माना था अनिषेक फलन। क्या माना था? अनिषेक फलन। अब क्वेश्चन है बिना निषेचन के बीज बनाओ या भ्रूण को विकसित करना होता है तो उसको किसके नाम से जानते हैं? अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं, अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं, असंग जनन के नाम से जानते हैं, बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। यह भी 11th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का अंतिम पोर्शन, वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप किया है। बिना निषेचन के बीज या भ्रूण को विकसित करना क्या कहलाता है? दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी बच्चों से अपील है क्लास के साथ में जुड़ें, आंसर देने का प्रयास करें ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चा, क्लास के साथ में जुड़ोगे नहीं तो कुछ सीखोगे नहीं। जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप उतनी ही मेहनत का यदि 70% भी करते हैं तो बहुत शानदार आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा असंग जनन, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में मैं बात करता हूं 6 नंबर क्वेश्चन की। वाटर लिली तथा वाटर हाइसिंथ में किसके द्वारा परागण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वाटर लिली वाटर हाइसिंथ में किसके द्वारा परागण होता है? ऑप्शन नंबर 1 जल के द्वारा, कीटों एवं वायु के द्वारा, पक्षी के द्वारा, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन आप चयन करेंगे? वाटर लिली वाटर हाइसिंथ में किसके द्वारा परागण होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, वाटर से आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है आज की पीडीएफ में। वाटर लिली वाटर हाइसिंथ जलीय पादप होने के बाद भी इसमें किसके द्वारा परागण होता है? कीटों और वायु के द्वारा परागण होता है। हाइड्रीला, जोस्टेरा, वेलिसनेरिया में जल के द्वारा परागण होता है, वो जलीय पादप होते हैं। 2 प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं, एक अधोजल और एक अधिजल परागण। अधोजल परागण, अधिजल परागण। तो आपको याद रखना वाटर लिली वाटर हाइसिंथ के अंदर कीटों एवं वायु के द्वारा परागण होता है। बिल्कुल समझ में आया। चलो बढ़ते हैं इसी कड़ी में 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी, लब तथा डफ हृदय ध्वनियाँ किसके कान से उत्पन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट वाले चैप्टर से है ये। फिलहाल हार्ट वाला चैप्टर चल रहा है, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लब तथा डफ यदि आपने पढ़ा है, प्रतियोगिता परीक्षा में जो कैंडिडेट भाग ले रहे हैं वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का बिल्कुल प्रयास करना है। लब तथा डफ हृदय ध्वनियाँ किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? देखो, हृदय के कपाटों के खुलने से, पेपिलरी पेशियों की क्रिया से, हृदय के कपाटों के बंद होने से, पेसमेकर की क्रियाशीलता से। पेसमेकर की क्रियाशीलता से। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बताओ लब और डफ ध्वनियाँ कब उत्पन्न होती हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ याद रखना 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, हृदय के कपाटों के बंद होने से। अब हृदय के कपाटों के बंद होने से किस प्रकार से, तो देखो बात करते हैं। ये जो पहला शब्द है LUB, तो LUBB, ये तो होता है द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट के बंद होने से। याद रख लेना, खोपड़ी में फिट कर लेना, द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट के बंद होने से। और डफ ध्वनि जो होती है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो इस प्रकार से हम बात करते हैं मानव के हृदय की। ये 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 आलिन 2 नीले। यहाँ पर द्विवल्नी कपाट और यहाँ पर त्रिवल्नी कपाट पाया जाता है। इन कपाटों के बंद होने से जो फर्स्ट साउंड उत्पन्न होता है, इसको हृदय की प्रथम ध्वनि कहते हैं, वो तो होती है लब। और यहाँ से देखो रुधिर क्या जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, और यहाँ से किस में चला जाता है? फेफड़ों में। तो ये जो कपाट जो दिए हैं, इनके बंद होने से जो उत्पन्न ध्वनि होगी उसको नाम किसके नाम से जानते हैं? डफ के नाम से। ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं बच्चों, याद रखना। अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? डफ। और द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट के बंद होने से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? लब। ये जो लब होता है इसको फर्स्ट साउंड कहते हैं, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट कहते हैं। डफ को सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी हृदय के कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। हृदय को रक्त प्रदान करती है कार्डियक धमनी, कोरोनरी धमनी, महाधमनी, इसके बाद में फुफ्फुसीय धमनी। बताओ, बिल्कुल उत्तर दीजिए। देखो हम जानते हैं कि ये मानव का जो हृदय है ये रुधिर को पंप करने का काम करता है बच्चों।
बिल्कुल पंप करने का काम करता है। इस नलिका से देखो ये जो बायां नीले हैं, इस बायां नीला से महाधमनी निकलती है और महाधमनी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक रुधिर को प्रवाहित करने का काम करती है। और शरीर के ऊतकों के अंदर जो CO2 वाला रुधिर बनता है, अनोक्सीकृत रुधिर, वो वापस किस में आ जाता है, आलिंद में, और दायां आलिंद में, और किससे निकलता है, दाएं नीले से होता हुआ फेफड़ों में जाता है। लेकिन ये हृदय तो जो शरीर के भागों को पंप कर रहा है, क्या हृदय को खुद को भी रुधिर की आवश्यकता होती है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो कोशिका और ऊतकों का बना होता है। तो हृदय को आपूर्ति करने का काम होता है कोरोनरी धमनी का। किसका होता है? कोरोनरी धमनी का होता है। और इसके अंदर जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको लाने का काम होता है कोरोनरी साइनस का। ध्यान से सुन लेना पॉइंटों को, यानी हृदय की भित्तियों को, हृदय की पेशियों को रुधिर आपूर्ति प्रदान करने का काम होता है कोरोनरी धमनी का। इसके भागों में बनने वाला अशुद्ध रुधिर दायां आलिंद में लाकर के छोड़ देती है कोरोनरी साइनस। ठीक है, और ये कहाँ बनती है, कहाँ से निकलती है? तो बच्चों याद रखना, ये जो महाधमनी वाली जो चाप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अग्रभाग से ये नलिकाएं निकलती हैं। तो हृदय को रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? कोरोनरी धमनी के द्वारा की जाती है। इसी कड़ी में 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे मोटा हृदय का कक्ष कौन सा है? फिर से वही डायग्राम, वही सिस्टम। देखो, सबसे बड़ा और सबसे मोटा हृदय का कक्ष कौन सा होता है? बायां नीले, बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां नीले। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे मोटा होना चाहिए, बताओ, करेक्ट आंसर दीजिए। देखो बच्चों, ये जो बायां नीले होता है, मैं इस प्रकार से एक बड़ा सा घुंडी बना देता हूँ और वहाँ से समझाता हूँ। ये बायां नीले जो होता है, इसको शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करने का काम होता है। ये क्या काम करता है? शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करने का काम करता है, ब्लड की सप्लाई करने का काम करता है। तो इस भाग में रुधिर का दाब ज़्यादा होता है। रुधिर का दाब क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी दीवार मोटी होती है, यानी ये सबसे बड़ा और मोटा हृदय का कक्ष माना जाता है। बिल्कुल, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? हृदय स्पंदन का उत्पन्न होना और इसके संचरण को दर्शाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट जो होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है और इसका पाथवे क्या होता है, इसका संचरण मार्ग क्या होता है? देखो, ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन तो आप पढ़ गए होंगे कि हृदय स्पंदन कैसे चलेगा। AV नोड में उत्पन्न होगा, बंडल ऑफ हिज में जाएगा, SA नोड में जाएगा, पुरकिंजे तंतु में जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये कहता है बच्चों। दूसरा ऑप्शन कहता है SA नोड, पुरकिंजे तंतु, AV नोड, बंडल ऑफ हिज में जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है पुरकिंजे तंतु, AV नोड, देखो AV नोड और बंडल ऑफ हिज में जाएगा। चौथा कह रहा है कि SA नोड में जाएगा और AV नोड में जाएगा और बंडल ऑफ हिज में जाएगा, पुरकिंजे तंतु में जाएगा। दीजिए करेक्ट आंसर। इसको भी एक आरेखीय निरूपण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों। देखो किस प्रकार से ये हृदय का दायां आलिंद है। कैसा आलिंद है? दायां आलिंद। इस दायां आलिंद में यहाँ पर एक घुंडी पाई जाती है जिसको SA नोड के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? SA नोड के नाम से, सिनु ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। सिनु ऑरिकुलर नोड जो होता है, इसके अंदर जो आवेग उत्पन्न होते हैं और वही आवेग क्या काम करते हैं? हृदय के आलिंदों और नीलियों को संकुचित और शिथिलित करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आवेग किसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा? SA नोड के अंदर। तो AV नोड जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो तो क्वेश्चन ही ये देखो 1 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन तो डिलीट हो गए, क्योंकि देखो 3 नंबर में पुरकिंजे दिया हुआ है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले SA नोड तो 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन में दिए हुए हैं बच्चों। देखो इसके बाद में इसी ही अंतरा आलिंद पट्ट में दाएं आलिंद की ओर करते हुए एक घुंडी और पाई जाती है जिसको AV नोड के नाम से जानते हैं, और यहाँ से निकल जाते हैं पुरकिंजे तंतु और हिज बंडल और पुरकिंजे तंतु निकल जाते हैं जो नीलियों की दीवार में फैलते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से समझो सबसे पहले कौन आया? SA नोड। तो यहाँ पर SA नोड है SA नोड, तो बिल्कुल ये हो गया, और ये 4 नंबर भी हो सकता है। इसके बाद में AV नोड, तो देखो इसमें तो दे रखा पुरकिंजे, तो ये तो हो गया डिलीट। AV नोड फिर भी हम जानेंगे कौन कौन होते हैं। इसके बाद में बच्चों देखो ये जो लाइन है इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिज। किसके नाम से जानते हैं? बंडल ऑफ हिज। और यहाँ पर जो इसके अंदर जो पाई जाती है संरचनाएं ऐसे जिनको पुरकिंजे तंतु के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो स्पंदन होता है वो SA नोड में जाएगा, फिर इसके बाद तंतुओं के द्वारा AV नोड में जाएगा, AV नोड से बंडल ऑफ हिज में जाएगा और उसके बाद में पुरकिंजे तंतु में जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा ताकि आपकी खोपड़ी में अच्छे से बैठ जाए और भूले नहीं इस चीज़ों को। देखो बात करते हैं, हृदय पेशी तंतु कंकाल पेशियों से भिन्न होती है क्यों? ये भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। रेखित और अनैच्छिक, अरेखित ऐच्छिक, अरेखित अनैच्छिक और विपरीत होती है। हृदय पेशी, देखो कंकाल पेशी जो होती है, पहले तो इसकी बात करते हैं। मैं आगे बढ़ नहीं सकता जब तक हर चीज़ को बता नहीं सकता। कंकाल पेशी जो होती है बच्चों, इसको ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के कंकाल से जुड़ी हुई पेशियां ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं बच्चों। इनको हम रेखित पेशी के नाम से भी जानते हैं। जब इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो धारियां सी दिखाई देती है, जिसके लिए इसको रेखित कहा गया। इन पेशियों के ऊपर, कंकाल पेशियों के ऊपर अपनी इच्छा का कंट्रोल होता है, इसलिए इसको ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं बच्चों। इसको फेजिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। फेजिक पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि कंकाल की पेशियां जल्दी थकावट को महसूस करते हैं, थक जाती हैं, इसलिए इसको फेजिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कंकाल पेशी जो होती है उसकी तुलना में हृदय पेशी डिफरेंट होती है क्यों? बच्चों याद रखना, ये कंपटीशन की दृष्टि से तो ये बहुत ही अधिक रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन है। बच्चों को गलत करवाने के लिए ये क्वेश्चन डाला जाता है एग्जाम में। देखो ऐच्छिक पेशी को कहा जाता है रेखित पेशी, कहा जाता है ना, तो ऐच्छिक के साथ में ऑप्शन मिल जाता है रेखित, तो हम समझते हैं कि रेखित के साथ में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है अनैच्छिक, तो इसके ऊपर हम जाते नहीं हैं। अरेखित के साथ में यहाँ दे दिया ऐच्छिक, तो अपने दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर अनैच्छिक होना चाहिए, तो हम 3 नंबर ऑप्शन तक चले जाते हैं। लेकिन बच्चों हृदय की जो पेशी की विशेषता होती है वो क्या होती है? रेखित पेशी होती है और इसके साथ साथ में अनैच्छिक होती है। तो बड़े ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार धमाकेदार मसालेदार क्वेश्चन 11 नंबर रहा अपना। 1 नंबर ऑप्शन का चयन करेंगे। चयन करने का कारण क्या है मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। अब बच्चों बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, जो 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके का। हरे नारियल का दूध या पानी, टाइम लग रहा है आज की क्लास में, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। वास्तव में ये आनंद की अनुभूति आपको हो जाएगी आज की इस ऑनलाइन क्लास में। नारियल का दूध या पानी क्या होता है? तरल भ्रूण होता है, तरल भ्रूणपोष होता है, मादा युग्मकोद्भिद का तरल पदार्थ होता है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल कच्चे नारियल का पानी भी आ सकता है हरे नारियल की जगह। देखो इसके अंदर जो आप पानी देखते हैं वो तो है तरल भ्रूणपोष का एग्जाम्पल। किसका? तरल भ्रूणपोष का। बच्चों देखो पहले तो आपको ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर लेना। इस नारियल के पानी के अंदर या कच्चे नारियल के अंदर 2 प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, और वो भ्रूणपोष केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। एक तो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, यानी इसका जो पानी है वो तो केंद्रीय भ्रूणपोष है, और आपने देखा होगा कि इस पानी के चारों ओर सफ़ेद गिरी पाई जाती है, जिसको गुदा कहते हैं, जिसको इसका क्या कहते हैं? गुदा। वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। बच्चों कच्चे नारियल के अंदर 2 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। एक केंद्रीय भ्रूणपोष होता है जिसको मुक्त या तरल भ्रूणपोष कहते हैं, और एक होता है इसके अंदर कोशिकीय। इसका पानी तो होगा तरल भ्रूणपोष यानी स्वतंत्र मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, और इसका जो गिरी व गुदा होता है वो कोशिकीय। तो बच्चों याद रखना, हरे नारियल का दूध या पानी क्या होता है? तरल भ्रूणपोष होता है। अब देखो बात करते हैं बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बीजांड काय में, गुरु बीजाणु में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, और भ्रूणकोश में। इस क्वेश्चन का उत्तर तो आप दे ही दो, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बिल्कुल 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 दीजिए करेक्ट आंसर। देखो बीजांड काय की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, सघन जीवद्रव्य वाली हो जाती है, और बड़े केंद्रक वाली हो जाती है, जिसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं, पुष्पीय पौधों में नरयुग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? दीजिए, ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। लघु बीजाणु, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, नरयुग्मक किसके द्वारा बनते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो बच्चों, प्राग नलिका में जो जनन कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होने से, कौन सा विभाजन होने से? समसूत्री विभाजन होने से। प्राग नलिका में समसूत्री विभाजन होने से, किसमें? जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से नरयुग्मक का निर्माण होता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
इसी कड़ी में 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केलोज की भित्ति के द्वारा घिरा रहता है? नरिगुमक, परागकण एंड लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लघु बीजाणु जो होते हैं ना, वो किसके द्वारा घिरे रहते हैं? केलोज की भित्ति के द्वारा। तो वो तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका को कर लेंगे। 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पश्च महाशिरा का दाएं आलिंद में छिद्र किस कपाट से ढका होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पश्च महाशिरा का दाएं आलिंद में छिद्र किस कपाट से ढका होता है? आर्टीरियो वेंट्रिकुलर कपाट, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, यूस्टेचियन कपाट या यूस्टेकियन कपाट। पहले देखो एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आलिंद और नीले। बच्चों पश्च महाशिरा क्या है? देखो ये जो दायां आलिंद वाला भाग होता है, इसके अंदर इस प्रकार से इस छोर पे एक अग्र महाशिरा खुलती है, एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को दायां आलिंद में लाने का काम करती है। वहाँ पर एक कपाट पाया जाता है बच्चों, किसके सामने? पश्च महाशिरा के सामने, जिसको कहते हैं यूस्टेचियन कपाट, यूस्टेकियन कपाट। 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, खरगोश के अंदर एक अग्र महाशिरा, 2 पश्च महाशिरा होती हैं। मनुष्य के अंदर एक अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा, लेकिन खरगोश में एक अग्र महाशिरा और 2 पश्च महाशिरा पाई जाती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम करती हैं। यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है जिसको यूस्टेचियन, यूस्टेकियन कपाट के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में 17 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। कोर्डा टेंडिनी, पहली बार नाम सुन रहे हैं। कोर्डा टेंडिनी कंडरीय रज्जु कहाँ स्थित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क की गुहा में, हृदय के नीले में, हृदय के आलिंद में और 2 अस्थियों के जोड़ पे। 11th NCERT क्वेश्चन है। प्रतियोगिता परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन दर्शन देने वाले हैं इस बार। तो बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन अपना करेक्ट, 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हृदय के नीले के अंदर कोर्डा टेंडिनी कंडरीय रज्जु पाई जाती है। इसी कड़ी में मनुष्य का हृदय होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल भी है। मनुष्य का हृदय किस प्रकार का हृदय होता है? मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक होता है, कार्डियोजेनिक होता है, डाइजेनिक होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आप सही आंसर क्या करने वाले? मनुष्य का हृदय कैसा होता है? देखो बच्चों, हमारे शरीर में 2 प्रकार की पेशी, रेखित पेशी और अरेखित पेशी, लेकिन हृदय जो होता है वो खुद की पेशी के द्वारा क्या रहता है? कंट्रोल्ड रहता है। इसलिए मनुष्य का हृदय जो होता है मायोजेनिक प्रकार का होता है, मायोजेनिक पेशी प्रकार का या मायोजेनिक प्रकार का हृदय पाया जाता है। मनुष्य के हृदय को पेशी जनित प्रकार का हृदय कहते हैं। कैसा हृदय कहते हैं? पेशी जनित प्रकार का हृदय। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मायोजेनिक। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन कितना सिंपल दे दिया। स्पिग्मोमेनोमीटर से क्या नापते हैं? रुधिर दाब को नापते हैं, नब्ज को नापते हैं, हृदय स्पंदन दर को नापते हैं, इनमें से कोई नहीं। दीजिए करेक्ट आंसर। 19 नंबर का सटीक आंसर आप क्या करने वाले हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। देखो बच्चों इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी रुधिर दाब। अब आपको कमेंट में बताना है, यदि रुधिर दाब को स्पिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं तो हार्ट बीट को किससे मापते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर के जा रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन से निकाला मैंने ये क्वेश्चन। हार्ट बीट को किसके द्वारा मापते हैं? यदि बीपी को आप स्पिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, जनन छिद्र का क्या कार्य है? मूलांकुर का निकलना, 12th NCERT क्वेश्चन पहले तो बताता हूँ ये। बीजांकुरण हेतु जल का अवशोषण करना, प्रागनलिका का आरंभन करना, नरिगुमकों को बाहर आने देना। जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? तो बच्चों 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रागनलिका यहीं से निकलती है, तो प्रागनलिका का आरंभन किसके द्वारा होता है? जनन छिद्र के द्वारा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी 12th NCERT क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है? पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद की बात कर रही है। बीजांड भ्रूणकोश में विकसित हो जाता है, अंडा से फल में बदल जाता है, युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है, केंद्रीय कोशिका भ्रूणकोश में बदल जाता है। यदि एग्जाम का पेपर सेटर मुझे बनाया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत अधिक डालूं, ताकि आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर करने वाले? सारी जो कहानी पढ़ी है उसका सार इस क्वेश्चन में आपको नजर आएगा। दीजिए करेक्ट आंसर। अच्छी तरीके से मैंने रटा रखा है कि बीजांड किस में बदलता है, अंडा से किस में बदलता है, युग्मनज किस में बदलता है, केंद्रीय कोशिका किस में बदलती है।
देखो बच्चों, पहला ऑप्शन है बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होता है, यही डिलीट हो गया। हम जानते हैं निषेचन के बाद में फल में बीजांड जो होता है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। बीजांड किस में बदलता है, बीज में। फिर भी हम जो बाकी के ऑप्शन है उनको भी पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, अंडा से फल में, बिल्कुल राइट बात है। युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का, बिल्कुल राइट बात है। केंद्रीय कोशिका, ध्रुवीय काई की बात कर रहा है बच्चों, ध्रुवीय काई की बात कर रहा है। और परागनलिका का एक निगमक आकर के जुड़ता है, भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है, याद रखना, एंडोस्पर्म में डेवलप्ड हो जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर डिलीट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। घासों में वायु परागण सामान्यतः किस में, देखो घासों में वायु परागण सामान्यतः किस में होता है, ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिलीट हो गया। यानी वायु परागण सामान्यतः किस में होता है, तो घास में होता है, याद रख लेना बच्चों। वायु परागण सामान्यतः किस में देखने को मिलता है, घास में देखने को मिलता है। आपको याद रखना मक्का वाला एग्जाम्पल, घास में मोस्टली, और घास को मैंने ग्रेमिनिकुल कहा है, पोएसी कुल के नाम से जाना है। तो यदि ऐसे पूछ लेना कि घास में परागण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, या क्वेश्चन ऐसे पूछे वायु परागण सामान्यतः किस में होता है, तो घासों में, बिल्कुल। या क्वेश्चन में आ गया घास, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम हृदयारोपण किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी देके जा रहा हूँ। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था, विलियम हार्वे ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, वॉटसन ने, खुराना ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो बच्चों विश्व में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम विधि के द्वारा प्रत्यारोपण करने वाला वैज्ञानिक था क्रिश्चियन बर्नार्ड। यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ। यदि ये तो देखो विश्व में किया था, यदि भारत में यदि बात कर लें कि भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण का काम किसने किया था, तो बच्चों याद रखना, डॉक्टर, यहाँ लिखूँ कैसे, जगह कम है, पी वेणुगोपाल, इस व्यक्ति को आपको याद रखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करके जा रहा हूँ। डॉक्टर पी वेणुगोपाल नामक व्यक्ति ने 3 अगस्त को और कब, 1994 में एक 42 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम था देवीराम, क्या नाम था, देवीराम, में हृदय प्रत्यारोपण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है, नोट्स में लिख लेना। ये भारत में हृदय प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति था डॉक्टर पी वेणुगोपाल, जिन्होंने 3 अगस्त 1994 को एक 42 वर्षीय व्यक्ति देवीराम में हृदयारोपण किया था, हृदय प्रत्यारोपण। चलो बात करते हैं। सबसे बड़ा लस्सी का अंग कौन सा है बॉडी का, यकृत होता है, वृक्क होता है, प्लीहा होता है, अग्नाशय होता है। दीजिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो सीधा ही जाता हूँ मैं, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्लीहा को सबसे बड़ा लस्सी का अंग मानते हैं इन 4 ऑप्शन के हिसाब से। अब देखो, ब्रेकियल धमनी किसे रक्त प्रदान करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ब्रेकियल धमनी किसे रक्त देती है, गर्दन को, अग्रपादों को, सीने को, उदर भाग को। ब्रेकियल धमनी, तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्रपादों को यानी हाथों को ब्रेकियल धमनी क्या काम करती है, रक्त देने का काम करती है। तो आज की इस धमाकेदार मसालेदार क्लास में आपको टॉप 25 MCQs देखने को मिले, जिसमें सार संग्रह 11th और 12th का था और बहुत ही शानदार तरीके का एक्सप्लेनेशन किया गया। अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए जो सारी बातें बताई हैं वो आप नोट्स में लिखेंगे। इसी प्रकार की क्लास के साथ में आप यदि बनेंगे तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं नए डाटा के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।